कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। चैप्टर 914 वीर प्लीज स्टॉप इट, आई कांट कंट्रोल मोन माई नेम। ये मेरा मेहंदी फंक्शन है और तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा रही हो। कितनी गलत बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अधिवीर दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला। तो अधीरा ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी माँ ने कहा कि हम मेहंदी लगवा सकते हैं, इसलिए मैं लगवा रही हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो जाकर अपनी माँ से बोलो, मुझ पर क्या गुस्सा दिखा रहे हो? अधिवीर गुस्से के साथ उसके पास बैठते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे ही घर में मेरे ही सामने बैठकर मुझे ही अकड़ दिखाओगी? तुम्हें क्या लगता है अधिवीर ग्रोवर तुम्हारी अकड़ को बर्दाश्त करेगा? अधीरा ने दांत पीसते हुए कहा, अगर अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझसे बात भी मत करो और तुम जाओ ना अपनी होने वाली बीवी के पास बैठो। मेरे पास क्यों बैठे हुए हो? तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे अपना काम करने दो। तुम जाओ अपना काम करो। ये कहकर वो मेहंदी वाली की तरफ देखते हुए बोली, आप अच्छे से मेहंदी लगाइए। यू नो वॉट, गौरव मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसमें गौरव का नाम अच्छे से बड़े बड़े शब्दों में लिखिएगा। अधिवीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, तुम हद पार कर रही हो। तुम्हें नहीं पता क्या हो जाएगा। अधीरा ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम चले क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, तुम भी जाकर अपना काम करो। देखो तुम्हारी बीवी कैसे हमें ही देख रही है। उसे लग रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि उसे क्या पता तुम खुद मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। ये सुनकर अब अधिवीर ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़ लिया। अधीरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अधिवीर उसे लगभग खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। अधीरा जिसके हाथ में आधे से ज्यादा मेहंदी लग चुकी थी, वो जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वा कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? प्लीज छोड़ो मुझे, मैं मेहंदी लगवा रही थी। अभी मैंने पूरा मेहंदी भी नहीं लगावाई। देखो अधिवीर तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा छोड़ दो, लेकिन अधिवीर उसे डायरेक्ट सबसे दूर दूसरी तरफ लेकर आया और उसे दीवार से सटा दिया। अधीरा अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठाते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी खूबसूरत मेहंदी खराब हो जाएगी। छोड़ो मुझे। अधिवीर गुस्से से उसके चेहरे को पकड़कर बोला, इतना घमंड क्यों है तुम्हारे अंदर? आखिर किस बात की अकड़ दिखा रही हो? ये सुनकर अधीरा गुस्से से बोली, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सारा घमंड तो तुम दिखा रहे हो। जो भी कर रहे हो तुम कर रहे हो। ये सुनकर गुस्से के साथ हो अधिवीर ने दांत पीस कर कहा, ओ रियली? मैंने क्या किया? तुम क्यों बार बार इस लड़के का नाम ले रही हो? अधीरा ने मुंह बनाकर कहा, तो तुम्हें इससे क्या? तुम भी तो उस सनाया के साथ शादी कर रहे हो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसके जवाब में अधिवीर गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हारे हाथ में उस लड़के का नाम नहीं लिखा जाएगा। अधीरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? ये सुनकर अधिवीर ने गुस्से के साथ कहा, बेशक से मैं अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपने हाथ में किसी गैर मर्द का नाम लिखवाने का। ये सुनते ही अब अधीरा गुस्से से उसे दूर धक्का देकर बोली, और क्या तुम्हारा हक बनता है अपना नाम किसी गैर लड़की के हाथ में लिखवाने का? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम खुद एक डबल स्टैंडर्ड वाले इंसान हो। पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक किया, फिर मुझे धोखा दिया और अब इतनी जल्दी इतनी आसानी से मूव ऑन कर लिया और मेरे सामने किसी और लड़की के साथ शादी कर रहे हो। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ जिसे फर्क ना पड़े। बेशक से अपने डैडी मॉम के सामने मैं बता देती हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर असलियत में मुझे फर्क पड़ता है। मुझे तकलीफ होती है तुम्हें उसके साथ देखकर। मेरा खून बिल्कुल खौल उठता है जब भी मैं तुम्हें उसके आसपास देखती हूँ। मुझे पागलपन जैसा महसूस होता है।
लेकिन इन सब से तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। यू नो वॉट अधेवीर, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। बताओ मेरी क्या गलती थी? क्या सिर्फ ये कि मैंने तुमसे प्यार कर लिया था, एक दुश्मन के बेटे से जिसके लिए मेरे डैडी कभी राजी तक ना होते। लेकिन मैंने तुमसे सेल्फलेस होकर प्यार किया। तुमने क्या किया? आखिर वक्त में मुझे किसी और से पता चल रहा है कि तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। वो भी एक ऐसी हो औरत की मौत का जो खुद इतनी ज्यादा घटिया है, जिसने खुद मुझे मारने की कोशिश की, और आखिर में ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ इतनी खुशी से रह रहे हो। क्या ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है तुम मूव ऑन कर सकते हो, तो क्या मैं मूव ऑन नहीं कर सकती? मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ। मुझे भी पता है कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, और मैं बहूंगी। और हाँ, बार बार मेरे करीब मत आया करो। तुम्हारी बीवी देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तभी अधिवीर ने उसके सर को अपने सर से जोड़ लिया और गहरी सांस लेकर बोला, आई नो, मैंने गलत किया है। मुझे पता है कि उस वक्त मैं तुम्हारे करीब सिर्फ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए ही आया था। इस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कोई प्यार नहीं किया था, पर ये गलत है कि आखिर वक्त में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ था। अपनी माँ के अलावा मैंने कभी किसी के लिए आंसू नहीं बहाए। पर जब तुमने मुझे छोड़ा था, मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा था। मैंने तुमसे जब माफ़ी मांगी थी तो मैं तुम्हारे लिए रोया था। मैं तुम्हें वापस हासिल करना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इतनी बेरहमी के साथ मुझे इनकार किया, मेरा दिल तोड़ा। ऐसा लगा जैसे कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से मेरे सामने किसी लड़के का नाम लोगी और मैं बर्दाश्त कर लूँगा। यू नो वॉट, मेरे दिल में हमेशा तुम पहले रहोगी। लेकिन तभी अधिवीर को दूर धक्का देते हुए अधीरा गुस्से से बोली, और आखिरी वो सनाया रहेगी। ये भी बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ क्या चल रहा है और तुम आगे क्या क्या करोगे। मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती वीर, पर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, इसलिए प्लीज कोशिश करो कि मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो अपने आंसू को साफ करते हुए वहां से जाने लगी। लेकिन दूसरे ही पल अधिवीर ने उसे कमर से पकड़कर खींच लिया और उसके होठों को डायरेक्ट बिना किसी वार्निंग के अपने होठों में ले लिया। एक पल के लिए बस अधीरा अपनी जगह ही थम सी गई। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और अधिवीर उसे काफी ज्यादा गहराई से किस करने लगा। वो किस पैशनेट और डीप थी। अधीरा दीवार से और भी ज्यादा सटकर खड़ी हो गई। अधिवीर ने एक हाथ दीवार पर रखा और दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे रख दिया, जिससे उसने उसे ऊपर उठाया, जिसके साथ ही उसने उसके मुंह में इंटर किया। अब उन दोनों का सलाइवा उन दोनों के होठों से नीचे गिरने लगा। अधीरा ने और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर दानिश अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए बोला, मेरी लिटिल मून कहाँ चली गई और मेरी दूसरी चांद भी गायब है। ये दोनों माँ बेटी आखिर मुझे इतना परेशान क्यों करती हैं? तभी दर्श दानिश की तरफ आते हुए बोला, डैड मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो मैं जा रहा हूँ। दानिश अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं आ रहे हैं? एट लीस्ट थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताया करो। दर्श ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद आपके साथ ही सारा वक्त बिताऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। दानिश उसे ध्यान से देखकर बोला, इस बार तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मुझे पता नहीं चल पा रहा है? याद रखना, तुम्हारी माँ को अगर दोबारा से वो ट्रॉमा मिला तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। ये सुनकर दर्श गुस्से के साथ बोला, उस पल को याद मत दिलाए। मैं खुद भी उस चीज को याद नहीं करना चाहता। एंड आई प्रॉमिस, इस बार वैसा नहीं होगा, पर उससे कुछ अलग होगा जिससे उन्हें बस खुशी मिलेगी। इसी के साथ वो बाहर निकल गया और दानिश उसे जाते हुए घूरता रहा। तभी वहां पर नाज आते हुए बोली, डैड क्या आपने अधीरा को कहीं देखा? बनी उसे ढूंढ रहा है, पर वो कहीं मिल नहीं रही है।
दानिश ने गुस्से के साथ कहा, वो दोनों माँ बेटी गायब है। दोनों में से कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो सिर्फ सबसे ज्यादा डर अपनी बीवी के लिए लग रहा है। पता नहीं मेरी सिली गर्ल को कोई बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ भी लेकर चला जाएगा, और खासकर उस राघवन का तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सुनकर नाज ने हंसते हुए कहा, क्या डैड आप भी ना? आपकी वजह से बेचारी मॉम कितनी ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने तो ढंग से खुद को रेडी भी नहीं किया। आप इतने ज्यादा पजेसिव क्यों हो जाते हैं? दानिश ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, इकलौती वो ही है। तो अगर उसके लिए मैं पजेसिव नहीं होऊंगा तो किसके लिए होऊंगा? गलती इसमें मेरी नहीं है, बल्कि खुद उसकी है। किसने कहा था उसे इतना खूबसूरत होने को, और वो भी बढ़ती उम्र के साथ कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो रही है। हर कोई उस पर अपनी गंदी नज़र रखता है। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? नाज ये सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, मॉम बहुत लकी है कि आपको उनके जैसा हस्बैंड मिला। आप सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं ना? दानिश हल्की स्माइल के साथ बोला, प्यार नहीं, बल्कि मैं उसे पागलपन वाला प्यार करता हूँ, और पागलपन कभी खत्म नहीं होता। ये सुनकर नाज मुस्कुराई। तभी रेयान उनके पास आते हुए बोला, और इसी पागलपन में तुमने उसे बहुत बार तकलीफ भी पहुंचाई है। दानिश ये मत भूलो, मुझे आज भी सब कुछ याद है। किस तरह तुम उसे चोट पहुंचाते थे, किस तरह तुमने खुद उसका एमएमएस वीडियो बनवाया था और उसे हासिल करने के लिए उसे फेमस करने की भी धमकी दी थी। ये सुनकर दानिश गुस्से के साथ बोला, तुम्हें जरूरी है गड़े मुर्दे उखाड़ना? अगर मैं यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बात कर रहा हूँ तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तो इसके जवाब में रेयान ने कहा, तो यहाँ मैं भी अपनी डॉटर से ही ये सारी बातें बता रहा हूँ। तुम्हें भी बीच में नहीं आना चाहिए। दानिश उसे गुस्से से कुछ कहता उससे पहले ही नाज ने कहा, ओके ओके, आप दोनों अपनी बहस बंद कीजिए। उसकी ये बात सुनकर दानिश ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इससे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। मुझे शौक नहीं है अपने से लो क्वालिटी वाले इंसान के साथ बहस करने का। रेयान ने चिढ़कर कहा, देखो दानिश, तुम कोई नहीं होते मुझे ऐसे बोलने वाले। तुम्हें पता है ना कि मैंने अपनी बेटी तुम्हारे घर में दी है, और जिस पोते का इतना घमंड करते हो वो भी एक तरह से मेरे खानदान का है, और जिस बहू पर तुम्हें इतना नाज है वो नाज मेरी ही बेटी है। ये सुनकर दानिश उसे घूरने लगा, पर तभी पीछे से आवाज आई, तुम गलत कह रहे हो। वो मेरी बेटी है, और दानिश के अंदर जितना घमंड और गुरूर आया है वो मेरी बेटी और मेरे नाती की वजह से आया है। तो इसलिए उस पर पूरा का पूरा हक मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। राघवन की आवाज से रेयान के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई और वो दांत पीसकर बोला, सिर्फ बेटी पैदा कर देने से उस पर कोई हक नहीं हो जाता। यहाँ सबको पता है कि किस तरह से आपने सृष्टि के साथ बर्ताव किया था। बेचारी आज भी आपसे डरती है। राघवन ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, डरना चाहिए। मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ जिसे लोग अंडरस्टिमेट करे। मैं राघवन ग्रोवर हूँ, इस कहानी का पहला और आखिरी विलेन। ये सुनकर दानिश तिरछी स्माइल के साथ बोला, सही कहा तुमने। तुम आखिरी विलेन ही हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरे चटिया को अपने सामने टिकने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही राघवन गुस्से के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, वो भी मेरी ही बेटी के सामने? दानिश ने नाज की तरफ घूरते हुए कहा, क्या तुमने कुछ सुना? नाज वहां से जाते हुए बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। राघवन ये सुनते गुस्से के साथ बोला, मेरी बेटी को तुमने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया। दानिश तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दानिश भी अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके बोला, तुम पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, उसके बाद छोड़ना, क्योंकि हर बार मैं ही तुम्हें पकड़ता हूँ और अच्छे से टॉर्चर करके तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिस वजह से तुम ऐसे मुंह उठाकर घूमते हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। ये सुनकर अब राघवन गुस्से के साथ बोला, बहुत औकात की बात करते हो ना? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें मेरे ही आगे एक न एक दिन झुकना पड़ जाए। ये सुनते ही दानिश हंसते हुए बोला, और वो दिन मरने के बाद भी नहीं आने वाला।
दानिश ओबरॉय कभी किसी के सामने नहीं झुकता, फिर सामने चाहे कितना बड़ा तुम जैसा घटिया इंसान क्यों ना हो। ये सुनते ही अब राघवन गुस्से के साथ चिल्लाया, दानिश। इधर दूसरी तरफ दर्श कॉटेज के अंदर गुस्से के साथ आते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की कोशिश करने की? मैंने कहा था ना कि यहाँ से मत भागिएगा। आपको एक बार में समझ नहीं आता या फिर मैं आपको अपने तरीके से समझाऊं? वहीं उसने इबादत के चेहरे को गुस्से से पकड़कर दबाया, तो इबादत भी गुस्से के साथ बोली, तुम मुझे कब तक ऐसी कैद करने वाले हो? मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाकर दे दो। तुम इस तरह मेरे करीब आओगे और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। अगर तुम मुझे दवाई नहीं दोगे तो मैं खुद से ही जाकर ले लूंगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूं, तुम्हारी बात मानूं, तो मुझे बस वो मेडिसिन लाकर दे दो। ये सुनकर दर्श गुस्से से दांत पीसकर बोला, सिर्फ एक मेडिसिन के लिए आप इस हद तक जाएंगी? लिसन, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं कुछ ऐसा वैसा करूं जो आप बर्दाश्त न कर पाए। ये सुनकर इबादत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तुम और क्या करोगे मेरे साथ? मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुके हो, मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर चुके हो, मेरे करियर के साथ खिलवाड़ कर चुके हो। अब और क्या बचा है मेरी जिंदगी में जिसके साथ तुम खिलवाड़ करोगे? बस एक डैडी रह गए, उनके साथ भी तुम हर वक्त खिलवाड़ करते रहते हो। अब मेरे पास कुछ भी खोने का कोई डर नहीं है। बताओ क्या करोगे? ये सुनकर दर्श कुछ पल तक खामोश रहा और फिर तुझे स्माइल के साथ बोला, आपको लगता है कि आपके पास वाकई अब कुछ भी नहीं बचा खोने के लिए? इबादत गुस्से से बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम मुझे अब कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी दर्श नीचे झुका और बोला, लाइफ केयर ऑर्फनेज का नाम सुना है आपने? जैसे ही उस अनाथ आश्रम का नाम दर्श ने लिया, एक पल के लिए इबादत के चेहरे के रंग उड़ गए। वो तुरंत अपना थूक गटकते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये क्यों बोल रहे हो? मुझे क्या पता है इसके बारे में, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। छोड़ो मुझे। ये कहकर उसने तुरंत उसे दूर धक्का दिया और जल्दी से किचन में जाते हुए बोली, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं खुद के लिए कुछ बना रही हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। इतनी इंसानियत तो खुद के अंदर रखती हूँ मैं कि अपने दुश्मन को भी खाना खिला दूँ। ये सुनकर तिरछी स्माइल के साथ दर्श ने कहा, हाँ बेशक, मैं आपके हाथ से तो जहर खाने के लिए भी तैयार हूँ। इबादत ने कुछ नहीं कहा और वो तुरंत बस किचन में चली गई। किचन में पहुंचते ही वो तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वो जोर जोर से सांस लेकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे इसके बारे में नहीं पता चल सकता, पर उसने उस ऑर्फनेज का नाम क्यों लिया? अब क्या होगा? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर उसे गलती से भी पता चल गया होगा तो? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो इतने सालों में सच छुपाया है वो पूरा सामने आ जाएगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू ही निकलने लगे। इधर दूसरी तरफ, वीर प्लीज स्टॉप इट, हमें कोई देख लेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी कल शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकतें मेरे साथ कर रहे हो। तुम्हें ये सब अपनी बीवी के साथ करना चाहिए और तुम थोड़ा रुक भी सकते हो। उसके बाद तुम्हारी वैसे भी फर्स्ट नाइट होने वाली थी। अधीरा लगातार अपने हाथों के एल्बो से अधिवीर को दूर धक्का दे रही थी, क्योंकि उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। अधिवीर जो घुटनों के बल झुका हुआ था, उसकी खुली कमर और नेवल पर अपनी जीभ को चला रहा था और उसे उसके नेवल के अंदर थरस्ट कर रहा था। इससे अधीरा के मुंह से एक मोन निकल गई। वो सिसककर बोली, ओ माय गॉड, प्लीज रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे पैर कहाँ पर हैं? मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज रुक जाओ। लेकिन अधिवीर अपना पूरा सलाइवा उसके कमर और नेवल में लगाते हुए गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज भी मेरे टच से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। मैं तुम्हें फील करवाऊंगा और डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा।
पर अब जब तक तुम मेरा नाम लेकर मौन नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो अब नीचे झुक गया और दूसरे ही पल उसने जो किया उससे अधीरा की आंखें बाहर निकल आई और वो लगभग जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। आह